हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज के सेशन में हम बात करेंगे मैरिज डायमेंशन के बारे में और मैरिज डायमेंशन सप्तम भाव को समझने का आसान तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में। आप लगन कुंडली स्टैंडिंग बना सकते हैं कि मैरिज इज़ गुड वर्सेस बैड, अर्ली करूँ लेट करूँ, कब संभव हो सकती है, कहाँ से पार्टनर मिल सकता है, मैरिज की पूरी रिदम किस ऊर्जा के आसपास होगी, क्या वो सीक्रेटिव बहुत रहने वाली है या फिर उसका पूरा फोकस जो है वो करियर पे, फाइनेंस पे रहने वाला है, या मैरिज के आफ्टरवर्ड भाग्य उदय होगा नहीं होगा, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, फेलियर इन मैरिज और किस रीज़न से वो फेलियर आएगा। बहुत चीज़ें केवल पर्टिकुलर भाव और उसकी राशि से भी हम देख सकते हैं, और उसको देखने के कई अलग तरीके हैं जिनसे कि आसान तरीके से आप खुद चीज़ को देख पाए। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि भाई ठीक है, हम काफ़ी पॉइंट सीख चुके हैं, अब सप्तमेश इस भाव में है, सप्तमेश के हमने और भी सेशंस देखे हैं और भी एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, बट बेसिक इशू इज़ कि अल्टीमेट एक प्रेडिक्शन निकाल पाना, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग बना पाना, उस पूरे मैरिज को स्ट्रक्चर दे पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए ये सेशन है। फॉर एग्जांपल इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट पे अगर मैं आपसे पूछूँ अबाउट मैरिज कि इसकी मैरिज कैसी होगी, तो आपको 2 से 3 मिनट सप्तम भाव में लगेंगे, फिर सप्तमेश को देखने में लगेंगे, फिर आप मुझसे कहेंगे कि नवमांश कुंडली में दीजिए, दैन कुछ आप प्रिडिक्ट करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। अब उसमें भी आप यहाँ तक पहुँचेंगे गुड वर्सेस बैड, सप्तम भाव अच्छी स्थिति में है, गुड नहीं है, बैड। बट जैसे ही सेकंड क्वेश्चन आएगा कि किस वजह से मैरिज में फेलियर है, क्या वो पर्सन का इशू है जिसको अगर वो ठीक कर ले तो उसकी मैरिज फेल नहीं होगी, वो सर्वाइव कर जाएगी, वो सस्टेन कर जाएगी, तो फिर हम ब्लैंक हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि भाई क्या वो हो सकता है, या कैसे इसकी मैरिज के रिदम है, क्या वो सप्तम भाव पे है, दशम भाव पे है, सप्तम में बैठे प्लैनेटों के ऊपर है, कैसे उसको डिकोड करें। इसके लिए ये सेशन है, कई सारे चार्ट्स आप देख सकते हैं, और इस सीरीज़ में हम काफ़ी चार्ट्स का यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ देखेंगे कि कैसे मैरिज को इन रियल टर्म्स प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और उन लोगों के लिए जो फिर भी करने में थोड़ा मुश्किल महसूस करता है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्लानिटरी अलाइनमेंट को मैं ही डिकोड करके बताने की कोशिश करूँ जितनी मुझसे हो सकती है। तो उसके लिए कनेक्ट बनाए रखिएगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस अपने बर्थ चार्ट को ओपन कर लेना है, क्योंकि आपका ही चार्ट, आपका ही सप्तम भाव आपके विवाह के बारे में बताता है। सप्तम भाव कहाँ पे है? दिस इज़ द सप्तम भाव। अब सप्तम भाव के अंदर कोई सी भी राशि हो सकती है, यहाँ 1 से लेके 12 तक नंबर हो सकते हैं। 13 नंबर नहीं होगा, 14 नंबर नहीं होगा, 1 2 3 या फिर 12, उससे लेके 12 तक। आपके चार्ट में 1 नंबर है, मेरे में 2 नंबर है, किसी के में 3 नंबर है, किसी के में 4 नंबर है। तो ये नंबर्स का फ़र्क क्यों है? अगर कुछ फ़र्क ही नहीं होता तो यहाँ पर सबको एक ही नंबर दे दिया जाता है कि 1 नंबर है सबके लिए। कितना आसान हो जाता प्रिडिक्ट करना कि भाई 1 नंबर है, अब इसके अलावा और चीज़ों से प्रिडिक्ट कर लो। इट मीन्स का बेस क्या है, प्रिडिक्शन का बेस है इस भाव में कौन सा नंबर आ रहा है। ये जो नंबर आ रहा है इसको हिंदी हम कहेंगे राशि की कौन सी राशि आ रही है। 1 से लेके 12 तक राशि नंबर्स आपके सामने हैं, और इन राशि नंबर से आप प्लैनेट को निकाल सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। 1 नंबर है तो मंगल हो गया, 2 नंबर है तो शुक्र हो गया, 3 नंबर है तो बुध हो गया। अब आप एक बात देखेंगे कि बुध केवल 3 नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो तो 6 नंबर को भी कर रहा है। शुक्र केवल 2 नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो तो 7 नंबर को भी कर रहा है। मंगल केवल 1 नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो 8 नंबर को भी कर रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके सप्तम भाव में 1 नंबर है। इसका मतलब है कि मेष राशि आपकी मैरिज को डिफाइन करती है। मेष राशि का स्ट्रक्चर आपकी मैरिज को डिफाइन करता है। जैसे मेष राशि है वैसे ही आपके मैरिज का स्ट्रक्चर होगा। और मेष राशि किसकी है? मंगल की है। मंगल के पास एक और राशि है, वो कौन सी है? 8 नंबर की, वृश्चिक। और आपकी कुंडली में भी 8 नंबर कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है? आपके सेकंड हाउस के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है, द्वितीय भाव के अंदर। इट मीन्स कि आपकी मैरिज को जो ग्रह कंट्रोल करता है वो आपकी फैमिली को भी कंट्रोल करता है। तो आपकी मैरिज और आपकी फैमिली दोनों में कोई क्रॉस कनेक्शन है। आपकी मैरिज के जस्ट आफ्टरवर्ड फैमिली स्टेबिलिटी हो सकती है, फाइनेंसेस में चेंज हो सकता है, कुछ द्वितीय भाव से पैसा, करियर, फाइनेंस, फैमिली ये देखा जाता है। आपकी मैरिज में फैमिली की सेइंग होगी ही होगी, क्योंकि आपकी मैरिज को कंट्रोल कर रहा है लेट्स से रमेश, और रमेश ही कंट्रोल कर रहा है आपके परिवार को भी। तो जैसे ही रमेश आपकी मैरिज को कंट्रोल कर रहा है, आपकी मैरिज के बारे में कुछ कहता है, क्योंकि वो आपके परिवार को भी कंट्रोल कर रहा है, तो आपके परिवार को भी वो सिग्नल भेज देगा कि इस व्यक्ति की मैरिज में कुछ हो रहा है, इस व्यक्ति की मैरिज में कुछ चल रहा है। और जैसे ही फैमिली इन्वॉल्व होती है, वी कॉल इट लव कम अरेंज, वी कॉल इट अरेंज मैरिज। समझे? तो केवल नंबर से अगर हमें प्रेडिक्ट करना हो कि भाई हमें प्लानट नहीं लगाने, हाउसेज नहीं लगाने, त्रिकोण, अष्टम, उपचय, पणफर, कुछ नहीं, बस केवल नंबर से, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। अपने चार्ट को ओपन कीजिए, आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर सप्तम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर का मतलब क्या है? वृषभ। हिंदी में वृषभ मतलब शुक्र इसके अधिपति हैं, और वृषभ आपकी मैरिज को डिफाइन करता है। वृषभ जैसी ऊर्जा आप अपनी मैरिज के अंदर देखेंगे। लेकिन क्या केवल
वृषभ ही शुक्र डिफाइन करता है, नहीं शुक्र कहता है मेरी एक और राशि है वो है तुला, ठीक है, और तुला आती है आपके 12वें भाव में। इट मीन्स कि जो ग्रह आपके सप्तम भाव को, आपके विवाह को कंट्रोल कर रहा है, वो आपके 12वें भाव को भी कंट्रोल कर रहा है। तो विवाह और 12वें के बीच में एक संबंध है। जैसे ही मैरिज होगी, जैसे ही संबंध बनेगा, वैसे ही 12th हाउस में भी कुछ एक्टिविटी संभव है। या 12th हाउस मैरिज को डिफाइन करता है। 12th हाउस से कैसे संबंध आते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस, फॉरेन से आपका स्पाउस है, मैरिज में थोड़ा समय लगेगा। मैरिज बेसिकली फिजिकल प्लेजर के लिए, फिजिकल सुख के लिए है। अगर यहाँ मिथुन राशि है तो मिथुन के अधिपति हो गए बुध। बुध की दूसरी राशि है 6 नंबर, वो भी तो कहीं होगी आपकी कुंडली में, वो पड़ोसी की कुंडली में थोड़ी है कि 6 नंबर पड़ोसी का है, मेरे पास तो बस 3 ही है, वो भी होगी। अब जहाँ पर 6 नंबर है वो भी आपकी मैरिज में कुछ से कहेगा या रखेगा। मान लीजिए अगर यहाँ 3 नंबर है तो 6 नंबर जिस भाव में होगा वो आपकी मैरिज को कैसे डिफाइन कर रहा है, मैरिज को कैसे लेके चल रहा है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। पहला तो ये एक तरीका है प्रिडिक्ट करने का, और मैं 12 लग्नों के लिए ये बताऊंगा, 12 राइजिंग के लिए कैसे ये वर्कआउट कर रहा है। दूसरा, 7th हाउस में जो राशि है उसका कोई तत्व होगा, वो अग्नि तत्व होगी, वायु तत्व होगी, पृथ्वी होगी, जल तत्व होगी। जिस तरह उस राशि का तत्व है उस तरह की एनर्जी आपकी मैरिज को, आपके रिलेशनशिप को डिफाइन करेगी। उस तरह की मैरिज, उस तरह का संबंध आप अपनी लाइफ के अंदर या अपने पार्टनर का बिहेवियर बेसिकली देखेंगे, उन लोगों के साथ आप जल्दी बहुत अलाइन हो जाएंगे। जैसे मैच मेकिंग की बात है, आपके सप्तम भाव में लेट से राशि आती है अग्नि तत्व की, अग्नि, तो अग्नि किसके साथ कोरिलेट करेगी? एक तरफ मैं आपको ऑप्शन देता हूँ अग्नि वायु, ठीक है, वायु ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ मैं आपसे कहता हूँ वाटर। तो अग्नि किसके साथ कोरिलेट करती है? क्या वो पानी के साथ कोरिलेट करेगी? अग्नि और पानी मिलेंगे तो क्या होगा, और अग्नि और वायु मिलेगी तो क्या होगा? सोच के देखिए। तो मैच मेकिंग में कितना आसान है कि आपने अपने सप्तम भाव में राशि देखी कि इसकी प्रकृति कैसी है। अगर ये अग्नि प्रकृति की है, वायु प्रकृति की है, तो ऐसे ही व्यक्ति के साथ मुझे कोरिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है जो कि मेरी इस एनर्जी को हैंडल कर पाए, मेरी इस एनर्जी को समझ पाए, आगे चला पाए, कनेक्ट बनाए रख पाए। अगर सप्तम भाव में अग्नि तत्व आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़िए जिसका जिसका वायु तत्व बहुत मजबूत है। सप्तम भाव में अगर जल तत्व है तो जल किसके साथ कोरिलेट करता है? जल पृथ्वी के साथ कोरिलेट करता है, अर्थ के साथ। आपने जल को वायु में, हवा में बहते देखा है, फायर में बहते देखा है। अब ये मत कहना कि भाई बादलों में बहता है और फिर बारिश होती है एंड वो सारा संबंध नहीं। जल मीन्स पृथ्वी। आप कहाँ से यूज़ करते हो? पृथ्वी से। आप बादलों में थोड़ी सुराख कर देते हो, तो पृथ्वी, अर्थ। तो जल किसके साथ कोरिलेट करेगा? अर्थ एलिमेंट के साथ। तो एक नेचुरल स्पार्क आपको देखने को मिलेगा अगर आपके सप्तम भाव में जल तत्व है, तो सामने वाले की कुंडली में मेन प्लैनेट उसका चंद्रमा हो सकता है, जलीय प्लैनेट हो सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है, देखिए हर राशि का अपना ही कुछ काम करने का तरीका होता है। जैसे मेष राशि, कुछ राशि पृष्ठोदय होती हैं, कुछ उभयोदय होती हैं। सिंपल मतलब क्या है कि हर राशि अपने ही तरीके से काम करती है। जैसे मेष राशि क्या काम करती है? मेष राशि कहती है कि मैं बहुत एक्टिव राशि हूँ। अब मेष राशि आपके सप्तम भाव में है तो हो सकता है ये आपकी बेसिक डिमांड हो फ्रॉम योर पार्टनर दैट यू शुड बी एक्टिव। आप एक एक्टिव व्यक्ति हों, आप एक अच्छा व्यक्ति हों, आप एक ऐसे व्यक्ति हों जो लथार्जिक ना है, नहीं है, जो बहुत एक्शन ले सकता है, एक्शन ड्रिवन है, ठीक है। अब इसी मेष राशि में ग्रह कौन सा नीच का होता है? शनि। अब अगर आप देखते हैं कि आपकी मैरिज में, आपको ये कहना है कि भाई मैरिज में मेन समस्या क्या होगी, तो क्योंकि इस राशि में शनि ग्रह नीच के होते हैं, शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, शनि से रिलेटेड समस्याएं होंगी। जैसे प्रोफेशन कैन बी इशू, हाइट कैन बी इशू, बाल कैन बी इशू, मतलब हेयर लॉस हो सकता है। फोर्थ क्या हो सकता है? जॉब कैन बी इशू, पार्टनर थोड़ा कोल्ड है, ये इशू हो सकता है। तो हर राशि अपने ही तरीके से एक्ट होती है, डिफाइन करती है, और उसमें जो ग्रह नीच का होता है वो आपकी मैरिज का बेसिकली हर्डल या ऑब्स्टेकल क्रिएटर प्लैनेट है, और जो ग्रह उच्च का होता है वो आपकी मैरिज को बहुत शानदार बना देता है। आपको ऐसे ही व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए उस जैसा, जैसे मेष इन द 7th, मंगल सूर्य की तलाश करिए। सूर्य कैसा प्लैनेट है? सूर्य इज़ अ वेरी यू से एनर्जेटिक प्लैनेट। सूर्य इज मीन समवन फ्रॉम द गवर्नमेंट, समवन फ्रॉम द अथॉरिटी, समवन फ्रॉम द पावरफुल कम्युनिटी, समवन फ्रॉम द हायर क्लासेस। उसकी तलाश करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान रहेंगी। तो ये भी हमें राशि से पता लग सकता है। और क्या पता लग सकता है? जैसे कि आपके सप्तम भाव में कितने अष्टक वर्ग बिंदु हैं। अगर अष्टक वर्ग बिंदु लाइक 25 से कम है तो थोड़ी सी ट्रबल है, इसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। कई बार क्या हम देखते हैं कि जिनकी मैरिज फेल हो गई, मतलब फेल हो गई, उनके चार्ट में भी सप्तम भाव में ज़्यादा बिंदु थे, तो फेल क्यों हो गई? क्योंकि मैंने आपसे भी कहा हर प्लैनेट की एक और राशि है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के। बेसिकली हर प्लैनेट की दूसरी राशि। अब जैसे सप्तम भाव में किसी के मिथुन राशि है, 3 नंबर है,
तो मिथुन मतलब कन्या भी बुध की राशि है। तो आप देखिए 6 नंबर में कितने प्लैनेट हैं, 3 और 6। अब उन दोनों में अगर आप देखते हैं कि 28 से कम है, इट मीन्स कि मैरिज में बेसिक एक स्ट्रगल रह सकती है। अगर आप देखते हैं कि नहीं भाई 6 नंबर में बहुत प्लैनेट है, बहुत बिंदु है, इट मीन्स कि मैरिज विल सर्वाइव। बट अगर 6 नंबर 3 नंबर दोनों में ही प्लैनेट या पॉइंट जो है वो एवरेज 25 से कम है, इट मीन्स कि हार्डशिप या स्ट्रगल या ऑब्स्टकल वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये भी एक तरीका है। और डिफाइन करने का तरीका बताता हूँ कि प्लैनेटों को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। क्रूर प्लैनेट है और बेनिफिक प्लैनेट है। देखिए क्रूर प्लैनेट कौन कौन से हैं, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है। अब इन हर प्लैनेट की प्रॉब्लम बताता हूँ। शनि अगर सप्तम भाव से या सप्तमेश से ज़्यादा कोरिलेट कर रहा है तो मैरिज में बेसिकली डीले देता है। शनि 2 ही इशूज़ देता है, पहला है डीले और दूसरा है कोल्डनेस। ठीक है, थोड़ा कोल्ड बना देना पार्टनर को। अब कैसे बना सकता है, शनि मैरिज में देरी करा सकता है, बहुत समय लग सकता है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बिट कोल्ड हो, वो वर्कहॉलिक बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको अगर उसके साथ कनेक्ट करना है तो उसके पास समय ही नहीं है, गॉट नो टाइम देयर। ये एक प्रॉब्लम होती है सैटर्न की। और अच्छी बात है कि ये पर्सन को मैच्योर बनाता है। अच्छी बात केवल शनि की तब दिखाई देगी जब वो उच्च का है किसी अच्छे प्लैनेट की राशि में, जैसे मून की राशि के अंदर है, गुरु की राशि के अंदर है, बेनिफिक्स की राशि में। बेनिफिक अभी मैं बताऊंगा। दूसरा क्रूर प्लैनेट थोड़ा मंगल बनता है। मंगल से क्या होता है, मंगल से गुस्सा, एग्रेशन आता है। मंगल का 7th हाउस में बहुत अगर इन्फ्लुएंस आ रहा है, सप्तम में बैठा हुआ है, सप्तमेश को देख रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो क्या होगा, थोड़ा एग्रेशन आ सकता है, झगड़ालू स्वभाव देता है मंगल। ये मंगल की बेसिक समस्या है। बट इस समस्या का मतलब आप ये मानिएगा कि ये प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट बिग प्रॉब्लम, बिकॉज मंगल मीन्स फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि ये उस अट्रैक्शन को तो एटलीस्ट डिलीवर करता है, प्रोवाइड करता है। इसके बाद है प्लैनेट राहु महाराज। राहु के साथ दिक्कत क्या है, राहु इज़ अवास्तविक प्लैनेट। ठीक है, मतलब वास्तविक ही नहीं है। तो इसका अर्थ है कि भ्रम बहुत रहता है, कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, डिलेमा रहता है, डिल्यूजन रहता है, इल्यूजन रहता है, अवास्तविक इच्छाएं होती हैं। राहु 7th में है, सप्तमेश के साथ बैठा है या सप्तमेश राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो कभी ना कभी आपको ये सुनने को मिलेगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी मैरिज में बहुत ज़्यादा थी और क्योंकि वो डिलीवर नहीं हो पाई इस वजह से मैं परेशान हूँ। मतलब रियल में इसमें इशू नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक थे। एंड फोर्थ केतु। केतु क्या करता है, केतु तुरंत डिटैच कर देता है, भावनात्मक डिटैचमेंट लाता है, इमोशनली डिस्कनेक्ट कर देता है। केतु अगर 7th में हो या सप्तमेश केतु से प्रभावित है, सप्तमेश केतु के नक्षत्र में है, तो इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है। आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हैं कि सब कुछ ठीक है, बट कम्स टू द इमोशनल कनेक्ट वहाँ पर नहीं है। और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। रात को बहुत अच्छा कनेक्ट था, सब कुछ ठीक था, मॉर्निंग में उठा, चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, मतलब कभी भी ब्रेक हो जाए, कभी भी लॉस्ट हो जाए। कनेक्ट होता है ना कई बार वाईफाई का सिग्नल लॉस्ट, 404 एरर, ये केतु के माध्यम से होता है। अब कुछ लोग यहाँ बहुत गुस्सा हो जाएंगे, दे बी लाइक फिर तो हमारा केतु है बट अच्छा क्यों है, हमारा शनि है अच्छा क्यों है। तो मैंने अभी आपको 4 क्रूर प्लैनेट बताए। अब क्रूर प्लैनेटों की राशियाँ ही क्रूर राशियाँ हैं। शनि की राशि 10-11, मंगल की राशि 1-8, राहु की कोई राशि नहीं, केतु की कोई राशि नहीं बेसिकली। सूर्य भी एक क्रूर प्लैनेट है 5। तो अगर आप देखते हैं कि आपका सप्तमेश ज़्यादातर या फिर सप्तम भाव में 10-11, 1-8 या 5 ये नंबर की राशियाँ आ रही हैं, बार बार रिफ्लेक्ट कर रही हैं, बार बार आपको दिखाई दे रही हैं, तो एक बेसिक ट्रबल है, बेसिक प्रॉब्लम है। या फिर सप्तम भाव में शनि बैठा है, मंगल बैठा है और इन्हीं राशियों में बैठा हुआ है, तब भी वो इस प्रॉब्लम को कर सकता है, दिखा सकता है। अब बात आती है बेनिफिक प्लैनेटों की। जुपिटर इज़ अ बेनिफिक प्लैनेट। जुपिटर अगर सप्तम को दृष्टि दे दे, इन्फ्लुएंस कर दे, तो मैरिज में बहुत हद तक सुरक्षा आपको मिल जाती है, आ जाती है सुरक्षा, प्रोटेक्शन कम्स इन। सेकेंड इज वीनस। वीनस इज़ अ गुड प्लैनेट, यू नो, मैरिज कारक है। सप्तम में बैठ के थोड़ा मुश्किल कर देता है व्यवस्था को, बट मैरिज के लिए वीनस इज़ अ गुड प्लैनेट। एंड थर्ड इज मून। मून इज़ अ बेनिफिक प्लैनेट एंड बुध भी बेनिफिक प्लैनेट है, बिकॉज बुध 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को बनाए रखता है, को रिलेशन अच्छा रखता है। अब बात क्या है कि बेनिफिक प्लैनेट हमने देखे, मैलेफिक देखे। मैलेफिक की राशियाँ कौन कौन सी हैं, 1-8, 10-11 एंड 5 नंबर। बेनिफिक्स की राशियाँ कौन कौन सी हैं, 3-6, 9-12, 2-7 और 4 नंबर, ये बेनिफिक राशियाँ हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके सप्तम भाव में बेनिफिक राशि है या मैलेफिक राशि है। पहली बात, कोई प्लैनेट नहीं है कोई बात नहीं, बेनिफिक राशि या मैलेफिक राशि, ठीक है। अगर वहाँ पर राशि कौन सी है, बेनिफिक राशि है, इट मीन्स मैरिज में पार्टनर का बिहेवियर एटलीस्ट अच्छा है। हो सकता है उसको कोई और बिगाड़ दे, दोस्त यार पड़ोसी अड़ोसी कोई और कर दे, बट उसका स्वभाव बेसिकली इज़ गुड। बट अगर मैलेफिक राशि है तो ये दिखाता है कि इसके स्वभाव में ही थोड़ी परेशानी है, मतलब इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर, इसका बात करने का तरीका, इसका फ्रेंडशिप रखने का तरीका, यही एक बेसिक हर्डल है। पहला पॉइंट ये देखा।
दूसरा हम क्या देखेंगे कि सप्तम में मान लो कोई प्लैनेट भी बैठा है, कोई सा भी, नॉट ओनली सप्तमेश, कोई सा भी प्लैनेट है, मान लो मंगल बैठा है बट बेनिफिक राशि में बैठा है, इट मीन्स प्रॉब्लम कम हो जाएगी बहुत हद तक। बट मंगल बैठा है और मेलेफिक राशि में बैठ गया, मेलेफिक मैंने जो बताई है उनमें बैठ गया, तो प्रॉब्लम को इंटेंसिफाई कर देगा। दूसरी बात हमें पता लगी। तीसरी बात, अगर सप्तम में कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो सप्तमेश कहाँ बैठा है, बेनिफिक राशि में या मेलेफिक राशि में। बेनिफिक में बैठा है, मैरिज में बहुत सुरक्षा ले आएगा, और मेलेफिक में बैठा है, इट मीन्स क्या होगा कि आपके जीवन साथी को कोई और ही व्यक्ति है जो उसके कानों में कुछ ना कुछ भरता रहेगा। कई लोग कहते हैं कि मेरा पार्टनर ठीक था, मैरिज से पहले सब कुछ ठीक था, बट मैरिज के जस्ट बाद कुछ बदल गया, जैसे ही उसकी मदर बीमार हुई कुछ बदल गया। बिकॉज हो सकता है कि मेलेफिक राशि में वो बैठा था, चौथे भाव के अंदर, चौथा भाव मदर का है, तो मदर की मेलेफिक राशि में उसने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर टुवर्ड यू थोड़ा चेंज हो गया। ताकि मैं आपको इस चीज़ को समझाने में कामयाब रहा हूँ। नहीं समझ आया है तो एक बार वापस से रीचेक करना, गिव यू अ प्रॉपर क्लू कि कैसे बेनिफिक एंड मेलेफिक राशिज एक्ट करती हैं। पहले आपको देखना है राशि को, फिर आपको देखना है सप्तम में बैठा प्लैनेट कौन सा है। प्लैनेट अगर बेनिफिक राशि में बैठा है, इट मीन्स प्रॉब्लम कम हो जाएगी। मेलेफिक राशि में बैठा है, इट मीन्स प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तीसरा है, थर्ड पॉइंट इज कि अगर वहाँ प्लैनेट नहीं है तो सप्तमेश कहाँ बैठा है, बेनिफिक में या मेलेफिक में। कई बार लोग कहते हैं जुपिटर 7th हाउस में है बट फिर भी मुझे मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस के अंदर मैरिज में ट्रबल तब जरूर दे देते हैं जब वो चर राशियों में बैठे हुए हों, मूविंग साइन में 1, 4, 7, 10 के अंदर। इसी से एक और पॉइंट आता है डुअल मैरिज का, द्विविवाह का। द्विविवाह में भी जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंड करता है, बढ़ता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजा, जैसे किसी राजा का किंगडम जो है बढ़ रहा है तो ही गोज फॉर मोर मैरिजेस, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से बढ़ जाना। तो जुपिटर के साथ ये होता है, अगर आपके सप्तम भाव में 3, 6, 9, 12 राशियां हैं, नवमांश की लगन में 3, 6, 9, 12 राशियां हैं, तो एक तरह का फियर, एक तरह की इनसिक्योरिटी रहती है डुअलिटी के लेके, कि एक से अधिक संबंध हो सकते हैं, मल्टीपल मैरिजेस हो सकते हैं। अगर सप्तम भाव पे, सप्तमेश पे द्वैध राशियों का प्रभाव है 3, 6, 9, 12, तो ये फियर, ये इनसिक्योरिटी वाजिब है, लाजमी है, बन सकती है। ये तीसरी बात है। गुड वर्सेस बैड मैरिजेस में मैंने आपको एक पहला तरीका बताया। दूसरा तरीका क्या है, सप्तम भाव में पहले राशि देखी, बेनिफिक मेलेफिक, फिर इसके बाद सप्तम भाव में प्लैनेट कौन सा बैठा है वो देखा। अगर मान लो सप्तम भाव में दो विरोधी प्लैनेट बैठ जाए, जैसे शनि और सूर्य विरोधी है, बाय नेचर अपोजिट है, मून और केतु बाय नेचर विरोधी है, बाय नेचर अपोजिट है। तीसरा कॉम्बिनेशन है मार्स और वीनस का, अपोजिट नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, कस के पकड़ लेते हैं कि ये भी कई बार ट्रबलसम हो जाते हैं। और फोर्थ है राहु और गुरु। अगर ये 4 कंजंक्शंस हो जाए तो हमारे लिए थोड़ा वरिड होने की बात है। इसके अलावा अगर कोई और कॉम्बिनेशन है तो इतना वरिड होने की बात नहीं है। लोग पूछते हैं मेरे सप्तम भाव में 4 प्लैनेट बैठे हैं, क्या मुझे डरना चाहिए? बस 4 प्लैनेटों में अगर कोई भी इस जैसा है, शनि सूर्य मून सैटर्न, राहु जुपिटर, फोर्थ इज वीनस मार्स एंड फिफ्थ इज द केतु एंड प्लैनेट मून। अगर ये कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे है तो हाँ, थोड़ा वरिड होने की आवश्यकता है। बट अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो सप्तम भाव में 2 प्लैनेट हों, 3 हो या 4 हो, इससे बहुत बड़ी वरीनेस या प्रॉब्लम नहीं आती। मैरिज में एक ग्रहण का या अमावस योग का भी एक नकारात्मक प्रभाव होता है। अगर आपकी लगन कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा या फिर सूर्य, चंद्रमा और सूर्य एक साथ हैं, या फिर लगन में, तो फिर भी ये कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नवमांश कुंडली में सन प्लस मून एक साथ हैं तो थोड़ी सी ट्रबल वहाँ पे आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये एक और तीसरा तरीका मैंने बताया। अब चौथा तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, मैंने आपसे कहा कि सप्तम भाव की राशि हमने देखी 3 नंबर, ठीक है। अब आपने देखा कि 3 नंबर में तो कोई बैड प्लैनेट नहीं है। 3 नंबर में जो भी मैंने बैड प्लैनेट बताया, शनि, मंगल, राहु, केतु नहीं है, या ऐसा कोई कंजंक्शन नहीं है। बट 3 नंबर के साथ 6 नंबर को भी देखना है, क्योंकि बुध की दूसरी राशि है 6। अगर आपके नवमांश के 7th हाउस में आ रही है स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो के साथ मेष को भी देखिए, बुध मंगल की दूसरी राशि है। अगर वहाँ पर भी कोई प्लैनेट बैठा है तो मैरिज के आफ्टर वर्ड वो प्रॉब्लम दिखाता है। कई बार होता है ना कि मैरिज से पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं थी, बट आफ्टर द रिलेशन मैरिज खराब हो गई, स्पॉइल हो गई। उन केसेस में मैंने ये देखा, इन माई रिसर्च मैंने ये देखा है कि प्लैनेट की दूसरी राशि में कोई प्लैनेट होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस चार्ट स्कॉर्पियो के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मेष के अंदर शनि महाराज है। नीच के हैं, क्योंकि वो नीच के हैं, मैरिज के जस्ट आफ्टर वर्ड पर्सन को स्ट्रगल्स देखने को मिले। प्लैनेट की दूसरी राशि में क्या कोई उस तरह का प्लैनेट है या कंजंक्शन है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था।
इसके बाद एक और पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद हम अपने राइजिंग पे चलेंगे, एंड दैट इज़ मैरिज के बाद क्या होगा, मैरिज के आफ्टरवर्ड क्या हो सकता है। तो मैरिज के बाद नवमांश का मैं आपको हर भाव का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। नवमांश का प्रथम से लेकर 12 तक का आपके पास चार्ट है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। और आपकी लगन कुंडली में आपका सप्तम भाव में कौन सा नंबर है, ये देखिए। सप्तम भाव में लेट से 1 नंबर है, नवमांश में जाके देखो कि 1 नंबर कहाँ पे है। अगर आपका नवमांश में 1 नंबर लाभ भाव में है, 11th हाउस में, इट मीन्स कि मैरिज का पूरा 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 फोकस लाभ के ऊपर है, गेन्स के ऊपर है। अगर लगन कुंडली के सप्तम भाव में 2 नंबर है, नवमांश में 2 नंबर कहाँ लिख रहा है, ध्यान से देखो, 2 नंबर लिख रहा है आपके सप्तम भाव के अंदर, इट मीन्स कि मैरिज का पूरा फोकस मैरिज ही है, उसका पूरा ध्यान मैरिज पे ही है, उसका और कुछ और नहीं लेना, उसको कुछ दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए उसको। अगर वहीं आय भाव पे है तो आय में, इनकम में, करियर में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब इसी से एक और स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन पॉइंट निकलता है, बट जैसा मैंने आपसे कहा कि आई जस्ट कांट कवर all things all details in one session only, so we'll do another session for this। अगर आपको यह पसंद आता है, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आई विल मेक दैट साइन सेशन फॉर यू, राशि सेशन फॉर यू, जिससे कि आप आसानी से कुछ प्रिडिक्शंस निकाल सकें। इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि गुड वर्सेस बैड में हमने देखा, नवमांश को देखा कि मैरिज के बाद क्या बदल सकता है। तीसरा मैं आपसे कहूँगा कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं लव मैरिज वर्सेस अरेंज, लव होगी नहीं होगी, अरेंज होगी नहीं होगी, इसको आप कैसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम राइजिंग में देखेंगे कि कुछ राइजिंग जो है वो प्रोन होती हैं, फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से वो प्रोन होती हैं, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि पंचम भाव जो है वो आपके प्रेम संबंध का भाव है, 5th हाउस आपके प्रेम संबंध का भाव है, 5th हाउस आपके प्रेम को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। वहाँ पर भी अगर आप ये 2 साइन अप्रोच जो मैंने आपसे कही अभी शुरुआत में बताई थी, इसको लगाएंगे तो यू विल हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर क्लियर पिक्चर अबाउट योर रिलेशनशिप टर्निंग टू मैरिज और नॉट, हो जाएगा। अब जो लोग खुद लगा सकते हैं उनके लिए बेस्ट है, नहीं लगा सकते तो आई डू 5th लॉर्ड ऑल साइन वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वन। अगर आप ये पसंद करेंगे तो मैं डेफिनेटली करूँगा, ताकि मैं उसमें आपको एक प्रॉपर तरीके से बता सकूँ, जैसे इसमें बताने की कोशिश करने वाला हूँ। सो इफ़ वी गो विद द मेष लगन, देखिए मेष लगन के लिए सप्तम भाव में क्या है, सप्तम भाव में है तुला, ठीक है। तुला इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। आप ये जानते हैं कि भाई मेष लगन के लिए मैरिज मीन्स बैलेंस, एक ऐसा पार्टनर चाहता है जो कि बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। या फिर मैरिज में मैं कहूँ तो वीनस का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, जिसकी वजह से लुक में बेहतर हो सकता है, अच्छा दिखने में हो सकता है, और मैरिज की एज के आसपास व्यक्ति उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। जैसे 24-25 जब वीनस मैच्योर होता है भाई, तभी तो सोच। इसी तुला में कौन सा प्लैनेट नीच का होता है, सूर्य। इट मीन्स कि पार्टनर में सबसे बड़े इश्यूज़ क्या होंगे, ईगो इश्यूज़, हेयर लॉस हो सकता है, ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर उसकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर है, सरकारी विभाग के अंदर है, या वो खुद सरकारी विभाग के अंदर है, तो एक ईगो क्लैश आपका उसको साथ हो सकता है, बन सकता है। सूर्य से क्या होता है, सूर्य कई बार बिल्कुल डिटैच हो जाता है, मतलब पार्टनर के साथ को रिलेट कर पाना, कनेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी अच्छी आदतें क्या हो सकती है, क्योंकि इसी राशि में तुला में क्या होता है, तुला एक ऐसी राशि है जिसमें शनि बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जीवन साथी एक ऐसा व्यक्ति है जो वर्कहॉलिक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपना काम करता है, अपने काम से काम रखता है, अपने वर्क पे, अपने प्रोफेशन पे, इस पे बहुत अधिक ध्यान देता है। तो उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म हो सकता है, वर्कहॉलिक हो सकता है, लंबाई अच्छी हो सकती है। और शनि से और हमें क्या देखने को मिलता है, शनि से और हमें देखने को मिलता है एक मैच्योर आउटलुक, कि उस व्यक्ति का एक मैच्योर आउटलुक हो सकता है। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर सूर्य के तत्व बहुत अधिक ना हो, जैसे कि फैमिली में गवर्नमेंट ऑफिस में कोई ना हो, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर वो खुद ना हो, या फिर रिच क्लास से ना आता हो, इन्फ्लुएंशियल क्लास से ना आता हो, या बार बार ऐसे बात नहीं करता हो जैसे कि मैं इसको जानता हूँ, मैं उस विधायक को जानता हूँ, मैं उस मंत्री को जानता हूँ। ये अगर उसके अंदर है तो यहाँ पर अपने आप वो मैरिज को बैड बनाने की कोशिश कर सकता है। ये तो हमने राशि से देखा। अब सप्तम में कौन सी राशि आ रही है, तुला। तुला मतलब शुक्र, शुक्र की दूसरी राशि है टॉरस, कहाँ आती है, आपके 2nd हाउस में। इट मीन्स कि मैरिज का पूरा फोकस या फिर मैरिज का पूरा ध्यान आपके द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ है। आपका परिवार आपकी मैरिज में ध्यान देगा ही देगा। बेसिकली अरेंज मैरिज या लव कम अरेंज, मतलब फैमिली इन्वॉल्व ना हो, इसके चांसेस मैं बहुत 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 कम देखता हूँ। एंड द मेष इन द लग्न इज देव, वहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, परिवार इन्वॉल्व हो सकता है, परिवार आपकी मैरिज में दखल देगा, परिवार आपसे मैरिज के बारे में कहेगा, फैमिली विल से थिंग्स अबाउट योर मैरिज। हो सकता है कि फैमिली में नोन पर्सन के माध्यम से कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए,
फैमिली का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाए। फैमिली में जैसी मैरिज है वही आपकी मैरिज की टोन को सेट करेगी। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें मैरिज ही नहीं करनी है। टॉरस सेकंड हाउस, उसमें शनि है, उसमें राहु है, उसमें केतु है, आपकी फैमिली में ही इतने डिस्टर्बेंस हैं दैट यू आर नॉट अलाइंड वेरी वेल टू योर मैरिज। तो सिम्टम्स में देखो, अगर परिवार में मैरिज इशूज़ हैं तो हो सकता है कि आपने माइंड में बना लिया कि मैरिज इज़ नॉट फॉर मी। द बेटर द फैमिली द बेटर योर मैरिज गोना बी, उतना ही बेहतर वो रहेगा। और मैरिज के जस्ट आफ्टर वर्ड करियर में, फाइनेंस में, वेल्थ में हमें सीधा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल सकता है। मतलब हो सकता है कि जैसे ही आप अपनी पहली जॉब ज्वाइन करें, आप अपने करियर के अंदर प्रमोशंस को लुक फॉरवर्ड करें, उन टाइमिंग्स पे जब आपके करियर में, आपकी इनकम में, आपके फाइनेंस में, आपकी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, वहीं पे मैरिज का कोई बेसिकली एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर मिल सकता है, कोई बड़ा ट्रिगर सामने आ सकता है। ये भी एक तरीका है इसको देखने का। गुड वर्सेस बैड में राशि तो ओवरऑल बेनिफिक है दोनों ही तरफ, तो मेष के लिए बाय नेचर मैरिज इज बेनिफिक थिंग। बट अगर आपके सप्तम में कोई बैड कंजंक्शन है, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, या फिर सेकंड हाउस में कोई बैड कंजंक्शन है, तो वो डिस्टर्बिंग बन सकता है। क्या रीज़न है मैंने आपको अभी बताया है, द सूर्य, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यू बेटर डू रेमेडीज फॉर सूर्य टू ईजी आउट योर मैरिज। उसको ईजी आउट करने के लिए वी गो विद टॉरस। टॉरस के सेवंथ में कौन है? टॉरस के सेवंथ में इस स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कैसे ऑपरेट करता है? स्कॉर्पियो इज अ बेसिक हिडन ज़ोडिएक साइन। इंस्टिंक्ट है, कीट राशि कहा जाता है। कीट राशि है, पावरफुल राशि है, सक्षम राशि है, बट ऑपरेट करने का तरीका क्या है? थोड़ा हिडन तरीके से ऑपरेट करता है, गुप्त तरीके से, इंटेंसिव तरीके से। तो जब भी मैं टॉरस से डील करता हूँ या बात करता हूँ, इधर दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर मैरिज, क्योंकि उनकी लाइफ में पहले ही रिलेशंस में या मैरिज के समय कोई बहुत डिस्टर्बिंग इवेंट हो चुका होता है। मतलब इतनी इंटेंस होती है मैरिज की, उसको कई बार होता है ना कि अर्ली एज में कोई इंटेंस चीज़ हो तो शायद आप उसको हैंडल ना कर पाएँ। 16 की एज पे, 18 की एज पे आपका कोई रिलेशन रहा और वो इतना इंटेंस था कि आप बस लाइक भाई बहुत आराम से सोच समझ के करेंगे, ठीक है। और दूसरा टॉरस स्कॉर्पियो इज बिट सीक्रेटिव ज़ोडिएक साइन, तो बिल्कुल आप पूरी प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑल कर लो, बिल्कुल फाइनल फेज में हो जब, तब आप अपनी फैमिली या लोगों को बताते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड, स्कॉर्पियो में कौन सा प्लैनेट अच्छा वर्क करता है? केतु इज़ ऑल अबाउट अ डिटैचमेंट काइंड ऑफ लेयर। इस वजह से जब भी मैं स्कॉर्पियो मतलब टॉरस राइजिंग के लिए कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सडन मिल सकते हो, मैरिज पूरी सडन तरीके से चलेगी, प्रेडिक्ट करने की मैरिज को कोशिश ही मत करना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इज़ द थीम ऑफ योर मैरिज। और यहाँ नीच का कौन होता है? मून मीन्स इमोशनल प्लैनेट, कम्फी प्लैनेट। तो क्या होता है कि हो सकता है पार्टनर के साथ पहले ही कोई ट्रॉमा हो चुका है, पार्टनर्स लुकिंग फॉर इमोशंस, या पार्टनर में आपको दिक्कत ये देखने को मिलेगी, एक पेशेंस का लेवल, कंफर्ट का लेवल वो थोड़ा मिसिंग होता है। इमोशनल कनेक्ट, आई नॉट से इमोशनल कनेक्ट मिसिंग होगा, बट ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि कंफर्ट लेवल, पेशेंस लेवल थोड़ा मिसिंग है, थोड़ा डिस्टर्ब है। ये तो एक बात हुई अबाउट स्कॉर्पियो। बट मंगल की दूसरी राशि कौन सी है? मेष इज इन योर 12th हाउस। 12th हाउस इज व्हाट? 12th हाउस इज फॉरेन ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस, फिजिकल रिलेशनशिप एंड बैड प्लेजर। इट मीन्स कि बेसिकली टॉरस इज 12वां भाव इज मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन। तो इधर टॉरस इज नॉट रियली इंटरेस्टेड ऑन मैरिज फ्रंट। वाई एम सेइंग दैट? फर्स्ट 12th हाउस इज मेष, ठीक है। 12th हाउस इज फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशंस की तरफ बहुत इंटरेस्टेड, फिजिकल संबंध की तरफ बहुत इंटरेस्टेड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस की तरफ इंटरेस्टेड, लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशंस रह पाना इज व्हाट वी सी हियर। फॉरेन स्पाउस, स्पाउस का कोई फॉरेन कनेक्ट हो, स्पाउस का कोई विदेशी कनेक्ट निकला है, उसका कोई विदेशी संबंध निकला है, दैट इज़ बहुत पॉसिबल। यहाँ पे कुछ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। और 12वां भाव क्या है? खर्चे से प्रोन है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी मैरिज के बेसिक ट्रिगर्स भी कहीं ना कहीं 12th के आसपास रिवॉल्व करते हैं, बेट एक्सपेंडिचर, बेट परिवार में कुछ एकदम से कुछ बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो गया, कुछ डिस्टर्बिंग हो गया। थर्ड, बिकॉज 12th इज ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ऑनली, वो भी है, उसके बारे में भी बात करता है। एंड देन फॉरेन, विदेश के बारे में बात करता है। तो जब ये चार चीज़ें आप अपनी लाइफ में होते देखें बड़े स्केल पे, बीट फॉरेन कोई ट्रैवल हो गई है, बीट कोई बड़ा एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस हो गया है, बीट फैमिली में कोई बिग लॉस हो गया है, या बीट आप कुछ नया इनिशिएट कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ओनली दीज आर द फॉर बेसिक बिग ट्रिगर्स जब आपकी मैरिज में आप कुछ बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस, बड़े शिफ्ट होते हुए देखेंगे। कई बार तो टाइमिंग भी मैरिज की इन्हीं चार चीज़ों के आसपास होती है कि मैरिज के जस्ट आफ्टरवर्ड फिजिकल संबंध तो वन पार्ट है, बट फॉरेन ट्रैवल के योग बन गए, फॉरेन एजुकेशन के योग बन गए, घर से आप बाहर चले गए, घर से दूर कहीं शिफ्ट हो गए, पहले घर कहीं था बाहर कहीं शिफ्ट हो गए,
कई लोग क्या कहते हैं कि भाई हाँ, हमारा तो जो है वो संबंध एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बना था, अब उनके 12th में बैठा ही जुपिटर है, ठीक है, क्योंकि मेष है तो वहाँ जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर आपका फॉरेन एजुकेशन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो दूसरी तरह से भी उसको कोरिलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैरिज में बैड मैरिजेस ओनली वैन जब आपके सप्तम में या फिर 12th के अंदर लेट्स से मंगल, केतु या फिर कोई बैड कंजंक्शंस, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन करा था, सैटर्न सूर्य बैठा हुआ है 12th में, मून सूर्य बैठा हुआ है, तो जस्ट आफ्टर मैरिज जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं थोड़ी सी डाइल्यूट हो सकते हैं या पीड़ित हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो, अगर आया है तो लेट अस नो। मैं 5th हाउस पे भी ऐसी कोई सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगा दैट विल हेल्प यू अ लॉट अंडरस्टैंड योर मैरिज इन अ ईजी मैनर, शांत और आसान तरीके से समझने में शायद वो मदद आपकी कर दे। देखिए आपके सप्तम भाव में जो राशि आती है वो है धनु, एंड धनु बाय नेचर इज अग्नि तत्व राशि। अग्नि तत्व राशियों का क्या स्वभाव होता है? उनका स्वभाव होता है इनिशिएटिव लेना। तो एक ऐसा व्यक्ति हमें पसंद आएगा जो इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल मैटर्स में भी इनिशिएटिव लेने वाला हो, कुछ नए विचार रखने वाला हो, कुछ नई बातें करने वाला हो, और थोड़ी उसकी बातें इनोवेटिव आपको दिखाई दे, एक्सप्रेसिव आपको काफ़ी दिखाई दे। दैट्स व्हाट धनु इज़। धनु इस तरह की चीज़ों के लिए स्टैंड करती है। धनु को जब आप पिक्चर में देखते हैं तो इट इज़ अ पर्सन विद अ गोल, मतलब एक गोल, एक ऑब्जेक्ट को अचीव करता हुआ एक आर्चर है। आप कह सकते हैं कि थोड़ा एनिमल है, ह्यूमन है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बाय नेचर, इसका मतलब है कि इस राशि की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सिंगल फोकस। सिंगल फोकस का मतलब है कि आप यहाँ पर एक एथिकल पर्सन दिखते हैं, आप यहाँ पर एक ऐसा पर्सन दिखते हैं जो कि एथिकल होने के साथ साथ वन टाइम वन रिलेशन, मतलब उससे आप डिमांड कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो वे ये व्यक्ति जो है कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई फियर नहीं देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध की कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं लेके आएगा। ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एथिकल होना ही मैरिज को यहाँ बहुत अच्छा बना देता है। और वीकनेस क्या है? वीकनेस इसकी यही है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल प्रोन राशि है। केवल और केवल तब जब हम डिवोर्स की या डुअल मैरिजेस की बात करें, तो डुअल मैरिजेस में, द्विविवाह में, बहुविवाह में धनु राशि को देखा जाता है। तो स्ट्रेंथ क्या है कि जब तक आपका संबंध चल रहा है यू कैन बी श्योर कि आपका पर्सन आपको चीट नहीं करेगा। और वीकनेस क्या है कि डिवोर्स करा सकती है, सेकंड मैरिज ला सकती है, डुअल संबंध बनवा सकती है, मल्टीपल संबंध बनवाने की संभावना रखती है। ओवरऑल इट इज़ अ बेनिफिक राशि। इट मीन्स मैरिज को भी बेनिफिक तरीके से ही ड्राइव करेगी या फिर चलाएगी। अब केवल हम इस राशि तक रुक जाएं तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि धनु के साथ जुपिटर की दूसरी राशि है मीन, जो कि आपके दशम भाव में आते हैं। इट मीन्स कि आपकी मैरिज और आपका प्रोफेशन, वर्क दोनों एक ही प्लैनेट के कंट्रोल में है। जब आपकी मैरिज होगी, जब आपका संबंध बनेगा, जिस तरह आप संबंध को देखते हो उसका इन्फ्लुएंस प्रोफेशन पे भी है, या मैं कहूँ कि आपका 10th हाउस आपकी मैरिज को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैरिज को यहाँ पर जनरली पॉजिटिव कॉल है कि आप मैरिज को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आपका पार्टनर भी इसे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो मैरिज सस्टेन करती है, चलती है, संबंध आगे बढ़ता है। और नेगेटिव बात क्या है? 10th हाउस जो है वो एक बोर्डम का हाउस है। वहाँ पर आप चीज़ों को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं कुछ समय के बाद, और यही एक समस्या बन सकती है कि मैरिज में थोड़ा वो बोर्डम फील होने लग गया। किसी भी रिलेशन में वो चलता जा रहा है बट एक बोर्डम की तरह, एक ठहराव की तरह ऐसा लगने लगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, कुछ नया नहीं है, एंजॉय नहीं कर पा रहे। ये इसकी एक सबसे बड़ी हर्डल या वीकनेस है। दूसरा, दशम भाव से हम आपके फादर को भी देखते हैं, तो फादर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आप अपने मैरिज मैटर्स में देखेंगे, फादर साइड फैमिली का। एंड थर्ड, 10th हाउस आपके प्रेस्टीज का और सोशल इमेज का भी भाव है। इस वजह से बेसिकली ये पर्टिकुलर जो लगन है, ये मैं कहूँगा अरेंज मैरिज या लव कम अरेंज, या ऐसी मैरिज जिसके अंदर कास्ट सेम है, कम्युनिटी सेम है, या फिर आपकी मैरिज से आपकी फैमिली की सोशल वैल्यू डाउन नहीं हो रही, इन चीज़ों पे बात करती है। अगर बिल्कुल दो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं या ऐसे रिलेशंस हैं जहाँ पर बिल्कुल दो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर्स अलाइन कर रहे हैं, सोशल आपकी इमेज ख़राब होगी, तो आपसे मैरिज में यही सबसे पहला क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई तुम्हारी मैरिज से सोशल वैल्यू ख़राब हुई है। और इसको मैं समस्या के रूप में देखता हूँ। दो समस्या हैं, फर्स्ट मैंने अभी एक्सप्लेन करा, और दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या है जब आपके सप्तम में या फिर आपके दशम भाव में मान लो शनि सूर्य एक साथ बैठे हैं, केतु मून एक साथ बैठे हैं, तब आप अपने हर रिलेशनशिप को या हर इंगेजमेंट को बहुत ध्यान से चलाइएगा। क्योंकि दिक्कत पता कब आएगी? दिक्कत तब आएगी जब आप किसी
सोशल रिलेशन में, आप रिलेशन में छुपा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही उसको पब्लिक के सामने लेके आए, जैसे ही उसके बारे में आपने इंस्टा पोस्ट करा या फेसबुक पोस्ट करा, मतलब लोगों को जैसे ही पता लगा, आपकी सोशल इमेज आपकी मैरिज से जैसे ही जुड़ी, या फिर आप का इंगेजमेंट हुआ, लोग आए, 2-4 लोग आए, अब आपके लिए वो मैरिज जब तक हो नहीं जाती, इंगेजमेंट के फेज़ में रहती है, वो एक बहुत बड़ा ट्रबल का सिग्नल है। कभी भी फेल कर सकती है, कभी भी डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि आपकी मैरिज के इस इंगेजमेंट फेलियर से आपकी पब्लिक इमेज, सोशल इमेज जुड़ी हुई है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैरिज का पॉजिटिव ये है कि आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी इमेज को बेहतर करती है, अच्छी करती है, तो अच्छी फैमिली में जाना। और इसका नेगेटिव क्या है कि इसकी वजह से अगर आपके 10th में या फिर सप्तम में जैसे प्लैनेट मैंने बताए हैं बैठे हुए हैं, तो सोशल वैल्यू भी डाउन हो सकती है। कई बार तो लोग कहते हैं कि भाई हमारी जो मैरिज है या हमारा जो संबंध है उससे हमारी सोशल वैल्यू भी ख़राब हो रही है, और यही हमारी फैमिली की सबसे बड़ी समस्या है। उन केसेस में मैं कहूँगा कि ये लव मैरिज प्रोन चार्ट नहीं बनता है या रहता है। इफ़ वी टॉक अबाउट कैंसर लगन, तो कैंसर लगन के लिए सप्तम में क्या आता है, शनि की राशि कैप्रिकॉन है, एंड यू नो कैप्रिकॉन इट इज़ अ मैलेफिक साइन, सैटर्न इसको रूल करता है, तो डिले है, समय लगना हो सकता है, बट द गुड पार्ट इज़ ये मैच्योर है, ये ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, तो इसमें व्यक्ति बहुत मैच्योर होकर अपने संबंध को लेता है। वो ऐसे नहीं लेता जैसे मजाक होता है, भाई जस्ट गए, कनेक्ट बना एंड बस होगा नहीं, वो नहीं, टेक इट इन अ वेरी मैच्योर मैनर, मैरिज को, रिलेशनशिप को नहीं। इस वजह से कैंसर लगन जो है वो रिलेशनशिप प्रोन है, मतलब रिलेशन में तो जा सकती है, बट जैसे ही मैरिज का कीवर्ड सुनता है ना कि भाई कमिटमेंट दो रिलेशन के बारे में, या कुछ बात कहो, कुछ कमिट करो, वहाँ पर इनको थोड़ा डर लग जाता है, वहाँ ये बहुत सोच समझ के एक्ट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही मैरिज की बात आएगी, कमिटमेंट की बात आएगी, या फिर पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट की बात आएगी, दैन वो थोड़ा समय लगना हो सकता है, थोड़ा आप समय ले सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है वो प्रोसेस, और ये इसका नेगेटिव पहलू है। इस राशि में कौन प्लैनेट उच्च का होता है, इस राशि में मंगल एक्सॉल्ट करते हैं, तो पार्टनर में सबसे अच्छी काबिलियत क्या है, मार्शियन काबिलियत है। मतलब हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो कंधे से कंधे मिला के आपका साथ दे, वो जॉब भी करे, वो फैमिली का भी ध्यान रखे, वो बाहर का भी ध्यान रखे, मतलब उसके अंदर मार्शियन चीज़ें अच्छी होंगी। इस वजह से फिजिकल डिस्प्यूट का सामना नहीं करना पड़ रहा, मैरिज के अंदर डिस्प्यूट नहीं हो रहे, मैरिटल फाइट्स नहीं हो रही, मैरिटल इश्यूज़ नहीं आ रहे, चैलेंजेस नहीं आ रहे, दिस इज़ द गुड साइड, अच्छी बात है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पार्टनर जो है वेल बिल्ट है, उसकी बॉडी को लेके कोई इश्यूज़ नहीं है। इसमें नीच का कौन होता है, जुपिटर। इस वजह से फियर, इनसिक्योरिटी, सोशल इनसिक्योरिटी, सामाजिक असुरक्षा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है मैं बताता हूँ। 10 नंबर यहाँ पे आ गया, लेकिन शनि की एक राशि और है ना 11 नंबर की, वो है 8वें भाव में। इसका मतलब है आपके सप्तम और आपके 8वें को एक ही ग्रह रूल करता है, आपका शनि, ठीक है। इट मीन्स कि मैरिज एंड 8th पे इन्फ्लुएंस है सैटर्न का, आपकी आपकी मैरिज के ऊपर आपके 8th हाउस का कंट्रोल है। 8th हाउस क्या है, 8th हाउस आपके इन लॉज है, तो आपके पार्टनर को आपके इन लॉज इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। आपकी मैरिज को आपके इन लॉज इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी मैरिज में थोड़ी चीज़ें हिडन हो सकती हैं, सीक्रेटिव हो सकती हैं। पार्टनर लुक में अच्छा है बट सीक्रेटिव चीज़ें, मैंने आपसे कहा है अभी, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है, हिडन रिलेशंस के लिए अच्छा है, बट मैरिज में कमिटमेंट एंड ऑल के लिए थोड़ा मुश्किल है। एंड आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें थोड़ी ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हो सकते हैं, मतलब ट्रॉमेटिक इवेंट हो रहे हो सकते हैं, डिस्टर्बिंग इवेंट रहे हो सकते हैं उसके साथ। तो ये 3 से 4 चीज़ें संभव हैं। मैरिज का ट्रिगर क्या हो सकता है, मैरिज का ट्रिगर है जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट होना शुरू हो जाए, जैसे ही आप एस्ट्रोलॉजी अकल्ट की तरफ इंटरेस्टेड हो जाए, जैसे ही आप किसी रिसर्च साइंस में चले जाएं, या फिर इसी के साथ साथ एक अष्टम भाव से और क्या होता है, अष्टम भाव से आप थोड़ा सा इवॉल्व हो जाते हैं या थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हो जाते हैं टूवर्ड व्हाट, टूवर्ड द you can call it मैरिज में थोड़ा उसको कैसे कहा जाए, आई जस्ट कांट नेम इट, कांट लाइन इट अप, बट सिंपल तरीके से समझाऊँ तो अगर ये 3 से 4 चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, कुछ सडन इवेंट है, कुछ आउट ऑफ ब्लू हो रहा है, कुछ आप देखते हैं कि फैमिली में कुछ डिस्प्यूट थे, बहुत लंबे समय से चले आ रहे थे, बट दे आर जस्ट ऑन फिक्सिंग मोड, अभी वो ठीक हो रहे हैं, मतलब अगर वो 8th हाउस पॉजिटिव में एक्ट करने लग गया तो मैरिज में कुछ वरिड होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि कॉज ये 8th हाउस में है, आप अपने चार्ट में देखिए कि आपके 8th हाउस में या 7th हाउस में वो कंजंक्शंस तो नहीं है जो मैंने बताया, जैसे मून सूर्य तो नहीं बैठे एक साथ, सूर्य शनि तो नहीं बैठे एक साथ, शनि केतु तो नहीं बैठे, मतलब कुछ भी मैलेफिक प्लैनेट एक साथ तो मिल के नहीं बैठे। अगर बैठे हैं तो मैरिज के जस्ट बाद उस चीज़ से प्रॉब्लम आएगी जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन करा, जैसे इन लॉज से, हिडन होने से, उसके हिडन बिहेवियर से, वो
परेशान रहा, इस वजह से आपको परेशान कर रहा है। दैट इज़ वॉट वी शुड चेक। और यहाँ पर मैरिज को थोड़ा ध्यान से ही लेके चलना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली प्लैनेट की एक राशि 8वें भाव में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मिथुन लगन होती, नॉट वरीज दैट मच, मेष होता, नॉट वरीज दैट मच, बट आपके लिए मैरिज आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगी, बदल के रख देगी। बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होने वाली है, कंप्लीटली डिफरेंट। अगर यहाँ पर लियो हो तो लियो लगन के लिए सप्तम में क्या आता है? सप्तम में आता है 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर इज ऑल अबाउट योर डिज़ायर्स। इट मीन्स कि मैरिज से बहुत डिज़ायर्स हमने कनेक्ट कर रखी हैं, ये होगा वो होगा वो होगा। और ये होता है, लियो का बाय नेचर बिहेवियर ऐसा होता है कि वो हर चीज़ को अपने स्टेटस के साथ अलाइन करके देखते हैं, हर चीज़ को एक बड़ा या बृहद रूप देना चाहते हैं, एक बड़ा हो पम्प एंड शॉप, मतलब एक बहुत बड़ा शो रखा जाए मैरिज को। लाइक एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं उनकी हर चीज़ से, और उसको स्टेटस के साथ अलाइन कर लेते हैं। 11 नंबर इज एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट इज़ ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन, इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, वो भी ठीक बात है। बट यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 11 नंबर ठीक है यहाँ पे है, लेकिन शनि कंट्रोल करता है इसे। शनि की दूसरी राशि कैप्रिकॉर्न आपके 6th हाउस में है, सोच के देखिएगा। इसीलिए लियो लगन के लिए और कैंसर लगन के लिए मैं कहता हूँ कि मैरिज को प्रॉपर टाइम दीजिए। इसीलिए सोचो कि सप्तम भाव में क्यों शनि की राशि आ रही है। क्या आपकी दुश्मनी है यूनिवर्स से, प्लानिटरी अलाइनमेंट से, कि आपको शनि की राशियाँ दे दी? यूनिवर्स आपसे मांगता है, आपसे चाहता है कि आप मैरिज में थोड़ा समय दें, मैरिज को थोड़ा डीले पैटर्न पे चलाएं, थोड़ा उसमें समय लगाएं। आप हर व्यक्ति की तरह उसकी तरफ दौड़ नहीं जाएं, जस्ट टेक योर टाइम। दैट्स व्हाट यूनिवर्स वांट्स फ्रॉम यू। इस वजह से डीले मैरिज में होना, थोड़ा मैरिज के अंदर मतलब समय लगना, किसी रिलेशनशिप का फेल होना, अरेंज मैरिज के चांसेस बढ़ना, पहले से डेस्टाइंड पार्टनर मिलना, हम जो चाहते हैं वो बहुत कम पूरा हो, ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा फॉर लियो लगन। क्योंकि एक राशि आपकी 6th हाउस में, 6th हाउस बाय नेचर इज एनिमी भावा। ठीक है, इस वजह से मैंने कहा रिलेशन फेल होना एंड ऑल ऐसा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ 6th हाउस क्या है? 6th हाउस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ 6th हाउस, करियर प्रोन भाव है। तो जितना ज़्यादा आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, जॉब पे फोकस करेंगे, वर्क पे फोकस करेंगे, द मोर यू अलाइन विद योर मैरिज। मान लो एक पर्सन है, व्यक्ति है लियो लगन का, और एकदम से उसकी जॉब लगती है, द 6th हाउस कम्स इन, 7th भी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज़ मैरिज। एकदम से वो जॉब में बेहतर करता है, एकदम से वो कोई हेल्थ इशू से बाहर निकल के आता है, इट विल वर्क वेल। और अगर उल्टा होने लग जाए, 6th हाउस की प्रॉब्लम, हेल्थ इशू हो गया, जॉब इशूज़ हो गए, कर्जा हो गया, परिवार में समस्याएं आ गई, इट मीन्स मैरिज में भी इनडायरेक्ट ट्रबल्स आएंगे। गॉट इट? दोनों एक दूसरे के साथ कैसे अलाइन हो रहे हैं मैंने आपको समझाया है। आप इससे अपने 5th हाउस को भी एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर छठे में कोई मैलेफिक प्लैनेट है, जैसे शनि सूर्य मून, शनि केतु, मतलब जो मैलेफिक मैंने आपको बताए हैं उनमें से 1-2 प्लैनेट अगर साथ होके बैठ गए तो क्या होगा? छठे में तो मैरिज के आफ्टरवर्ड ट्रबल्स है। और अगर सप्तम में बैठे हुए तो इट मीन्स कि मैरिज के शुरुआती फेज़ में, स्टार्टिंग फेज़ में ही कुछ ट्रबल्स का सामना हमें करना पड़ेगा, देखने को मिलेंगी। ओवरऑल मैरिज से क्या हो सकता है? ओवरऑल मैरिज से एक तो नवमांश का जो तरीका है उसको अलाइन कर सकते हो। नवमांश कुंडली में देखो 11 नंबर कहाँ लिखा है, धर्म भाव में, 10वें भाव में है तो करियर ग्रो करेगा, स्टेटस बढ़ेगा, 9वें में है तो भाग्य बेहतर होगा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरी राशि है छठे भाव में। इट मीन्स कि आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क में बेहतरी देखेंगे आफ्टर द संबंध। बट कुछ संभावनाएं हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अधिक हो जाए, थोड़ा उत्तरदायित्व बढ़ जाए, आपके कंधों के ऊपर थोड़ा अधिक प्रेशर आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कुछ हो सकती हैं। अगर हम बात करें अबाउट वर्गो लगन, तो वर्गो के लिए हमें 7th हाउस में देखने को मिलेगा 12 नंबर। 12 नंबर इज ऑल अबाउट योर मोक्ष, मुक्ति के बारे में बात करता है। मैरिज को द पर्सन टेक्स एज अ फाइनल सॉल्यूशन। और वर्गो में इसीलिए वर्गो लगन हो या वर्गो नवमांश हो, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि भाई वर्गो लगन या वर्गो नवमांशा है तो कुछ समस्या है। कारण क्या है आप जानते हैं? सप्तम में 12। अगर मैं अपनी मैरिज को फाइनल सॉल्यूशन की तरह देखूँ, मोक्ष की तरह देखूँ, मोक्ष, मुक्ति या मृत्यु, हम इसके बारे में क्या कहते हैं? भैया जितनी लेट आए उतना बढ़िया है, अभी मुझे बहुत काम है। इसी तरह वर्गो लगन में होता है, व्यक्ति हमेशा ये कहेगा कि भाई मेरे को काम बहुत है, मैरिज से पहले बहुत कुछ है जो मुझे फिक्स करना है, अभी तो कर्जा चुकाना है, लोन लेना है, कुछ नया वर्क करना है, नए प्रोजेक्ट लगाने हैं, करियर फिक्स करना है, रिलेशंस बनाने, मतलब बहुत कुछ करना है। मैरिज कम्स लास्ट, सबसे लास्ट पे आती है, यही सबसे बड़ी इशू है, प्रॉब्लम है।
12 नंबर में उच्च का कौन होता है? 12 नंबर में उच्च का होता है वीनस। इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि लव मैरिज प्रोन चार्ट होता है। मतलब वर्गो लगन में बहुत कम कहने को या सुनने को मिलता है। अब कोई बहुत ही अलग चार्ट हो तो बात अलग है, बट वर्गो लगन जनरली गोज विद दिस कॉन्सेप्ट या पॉइंट कि हम हमारे पार्टनर को देखेंगे ही देखेंगे, चाहे वो फैमिली से ही संबंध क्यों ना है, बट दे विल गो विद कि भाई पहले हम बात करेंगे, चीट करेंगे, देखेंगे, विल टेक टाइम। वर्गो में प्रेशर से काम नहीं चलता है। इस वजह से मैं इसको लव मैरिज प्रोन चार्ट कह सकता हूँ, या लव मैरिज से इन्फ्लुएंस्ड है, लव मैरिज पर्सपेक्टिव है इसका। दूसरा, इसमें नीच का कौन होता है? बुध। इस वजह से कम्युनिकेशन वर्क नहीं करता। या फिर अगर आपकी चेकलिस्ट बहुत लंबी है ना कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उस चेकलिस्ट को रख दो, क्योंकि फिर मैरिज होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तीसरी बात, अब आप कहेंगे 12वें भाव मतलब इसी का इफेक्ट है क्या? नहीं। सप्तम में आ गया 12 नंबर। 12 नंबर मीन्स जुपिटर की दूसरी राशि है 9, जो आपके चौथे भाव में है। इट मीन्स कि मैरिज पे आपके 4th हाउस का इन्फ्लुएंस है। मदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपकी मैरिज में, आपका परिवार डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपकी मैरिज में, और हर वो व्यक्ति जिसके साथ आप वो दिल का कनेक्ट फील करते हैं, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, वो सीधा सीधा इन्वॉल्व है आपकी मैरिज के अंदर। वो आपसे कहता है ये पर्सन सही है, वो सही नहीं है, ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, ये करो, वो करो। मतलब वो आपको एक तरह से डिसाइड करता है आपके लिए चीज़ों को। और मैरिज का सीधा संबंध किससे है? आपके कंफर्ट के साथ है, आपके इमोशंस के साथ है। यू फील लाइक कि मैरिज सीधी सीधी मेरे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है कि जैसे एक वृषभ लगन का व्यक्ति है, वो मैरिज को विल टेक लाइक फिजिकल रिलेशनशिप है, बैड प्लेजर है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रख लेंगे दिस वे, बट यू विल टेक मैरिजेस क्लोजेस्ट टू यू आफ्टर हैपनिंग। जैसे ही कोई रिलेशनशिप बना या मैरिज हुई, आप उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करने वाले, बहुत क्लोजली उसको देखने वाले हैं। इसी वजह से कई बार वर्गो लगन या वर्गो मून साइन के बारे में कहा जाता है दे आर सो पॉजिटिव कम्स इन टू रिलेशनशिप। जैसे ही आते हैं उसके बाद दे जस्ट टेक इट लाइक मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए। यही प्रॉब्लम है। अब कई बार यहाँ पर अगर चौथे भाव में बैड प्लैनेट है, जैसे मंगल, केतु, जो मैलेफिक मैंने आपको बताया है वो प्लैनेट है, या सप्तम भाव में ऐसा प्लैनेट है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप या मैरिज हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जो मैं नहीं चाहता था कि मेरा पार्टनर मुझको बैडली ट्रीट करे, बट कर रहा है। चौथे भाव में अगर मंगल, शनि सूर्य, बेसिकली जो मैंने बैड कंजंक्शंस बताए, अगर वो बने हुए हैं, तो वन थिंग फॉर श्योर इज़ कि आप चाहते हो कि मैरिज के से वो हो, बट वो थोड़ा मैलेफिक जा सकता है। मैरिज के ट्रिगर में जैसे मदर मैरिज में बहुत इन्वॉल्व हो जाए, मदर के साथ कोई इवेंट हो जाए, घर आप चेंज कर दें, प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें, बाइक का परचेज़ कर लें, ऐसा जो इवेंट है वो मैरिज के लिए इम्पॉर्टेंट इवेंट है। और अगर किसी व्यक्ति के साथ आप बहुत दिल से जुड़े हुए, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, उसके साथ अगर कुछ हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, इट विल हैम्पर योर मैरिज। उसकी वजह से मैरिज हो सकती है, रुक सकती है, मतलब मैरिज के आसपास ही एक बड़ा इवेंट पॉसिबल हो सकता है। देयर कम्स लिब्रा। लिब्रा के लिए सप्तम भाव में क्या है? सप्तम भाव में मेष है। मेष मीन्स ऑल अबाउट इनिशिएटिव, ऑल अबाउट भैया एक्शन लो, इनिशिएटिव लेना होना चाहिए, एक्शन वाला होना चाहिए, एक्शन ड्रिवन पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति हो जो कि एक्शंस में विश्वास करता हो, जो कि बैलेंस की जगह अपनी तरफ से चीज़ें इनिशिएट करे, ठीक है। मेष में फिजिकल रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहेंगे बिकॉज मंगल है। मेष में नीच का कौन होता है? शनि। शनि से प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब थोड़ा कोल्ड है, समय लेता है, टेक्स टाइम। और उच्च का कौन होता है? सूर्य होता है साहब। तो अगर वो गवर्नमेंट में ऑफिसर पोस्ट में है, रिच क्लास से है, पावरफुल क्लास से है, तो आप बहुत अच्छी तरह से उसके साथ अलाइन हो जाएंगे। आराम से आप फील करेंगे बस ये तो जन्मों जन्मों का संबंध है, ये मेरे लिए ही बना है। अब जितना ज़्यादा उसके अंदर शनि के तत्व हैं, जैसे कोल्ड है, लेथार्जिक है, बहुत डिले करता है, समय लेता है, द बैड फॉर मैरिज, जितना सूर्य का एलिमेंट है उतना आपके लिए बेहतर है तरीका हुआ। बट लव मैरिज, अरेंज मैरिज, फैमिली इन्वॉल्व होगी या नहीं, अब बात आती है मेन। तो मेष तो यहाँ आ गई, लेकिन मेष मंगल की राशि है। मंगल की दूसरी राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का है आपके दूसरे भाव में है। दूसरा भाव क्या है? फैमिली है। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मैरिज में होगा। इस वजह से दिस चार्ट इज अरेंज मैरिज प्रोन चार्ट। लिब्रा राइजिंग अरेंज मैरिज प्रोन है, लव कम अरेंज प्रोन है, फैमिली इन्वॉल्व होगी ही। अगर आपकी फैमिली लिबरल पर्सपेक्टिव की है तब रिलेशन में जाओ, बेहतर है। नहीं है तो फिर फैमिली से डिस्कनेक्ट होना हो सकता है। दूसरा, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर। आपकी मैरिज आपके करियर से अलाइंड है। आप करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, नॉट स्टेबल जॉब, नॉट अ स्टेबल करियर, नॉट स्टेबल आउटलुक देयर, मैरिज में ट्रबल्स है, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। तीसरा, मैरिज कोर्स करियर से अलाइंड है, फाइनेंस से अलाइंड है, पार्टनर
ऑफिस से मिल सकता है, पहली बात है। दूसरा, पार्टनर फैमिली से आ सकता है, ये भी एक इन्वॉल्वमेंट है, दो बात। और तीसरा, सेकंड हाउस का मेन कर्मा होता है मैरिज स्टेबिलिटी, तो मैरिज का भी यही बेस कर्मा होगा, मैरिज स्टेबिलिटी, संबंध सस्टेनेबिलिटी। और आपको देखने को मिलेगा तुला लगन इज मोर प्रोन टू मैरिज विल वर्क आउट और नॉट, सर्वाइव और नॉट, ऐसी बातों से। एक एडिशनल पॉइंट और बता देता हूँ कि अगर आपके चार्ट में सेकंड हाउस में या लगन में, सेवन्थ हाउस में, सेकंड या सेवन्थ बैड प्लैनेट है, मैलेफिक प्लैनेट है, जो मैंने कंजंक्शंस बताए हैं उनमें से कोई भी है, तो मैरिज में कुछ ट्रबल्स या चैलेंजेस आ सकते हैं। और उनके पीछे का बेसिक रीज़न यही रहेगा, पार्टनर्स बिट कोल्ड, टेक्स टाइम, थोड़ा ओल्डर दिखाई देता है, हेयर इश्यूज़ हैं, हेयर लॉसेज है, मतलब शनि से प्रोन इश्यूज़ वहाँ हो सकते हैं या बन सकते हैं। गॉट इट, ये हो सकता है, देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इसमें मैं कहता हूँ कि अरेंज का प्रेशर आपको कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा इन दिस। गुड वर्सेस बैड में ओवरऑल द नेचुरल अलाइनमेंट इज़ बिट बैड, थोड़ा बैड है, थोड़ा स्केरी है यहाँ पे। सेवन्थ में भी मैलेफिक, सेकंड में भी मैलेफिक, बट स्टिल अगर यहाँ पर मान लो सेकंड हाउस में या सेवन्थ हाउस में कोई उच्च का प्लैनेट बैठा है, कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई ईजी प्लैनेट है, कोई बेनिफिक प्लैनेट है, तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और इसके अगर वहाँ मैलेफिक प्लैनेट हो गए तो फिर तो आप ये मान के चलिएगा कि कोई रिलेशनशिप फेल हो सकता है, और फेल भी ड्यू टू फैमिली होगा। बेसिकली फैमिली का उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, या बेसिकली अबाउट योर करियर होगा कि भाई जॉब इज स्टेबल नहीं है, इस वजह से नॉट लाइकिंग मी एट ऑल। अगर यहाँ पर 8 नंबर हो तो 8 नंबर के लिए सेवन्थ में आता है कौन सा नंबर, 8 नंबर के लिए सेवन्थ में आता है 2 नंबर। 2 नंबर इज़ ऑल अबाउट वीनस, 2 नंबर इज़ ऑल अबाउट प्लैनेट मून, तो वीनस और मून से पार्टनर लुक में बहुत अच्छा दिखाई देगा। मैरिज की पूरी एनर्जी ड्रिवन होती है बाय स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि कितना पार्टनर आपको स्टेबल फील करा सकता है, फाइनेंशियली स्टेबल, सोशली स्टेबल, बेटर लाइफ स्टाइल, उतना आप मैरिज की तरफ ज़्यादा अलाइंड होंगे। 2 नंबर में उच्च का होता है मून, इट मीन्स कि मैरिज में सबसे बेनिफिक है प्लैनेट मून, उसके लिए सबसे अच्छा है मून। इट मीन्स कि उसमें सारी चीज़ें जो है वो इमोशनली एक रिच चीज़ें हैं, मतलब आप फील करेंगे कि बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज मेन क्या बदला, आप इमोशनली बेहतर हो गए, साइकोलॉजिकली बेहतर हो गए। पहले जहाँ चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल थी, अब वहाँ चीज़ें स्टेबल दिखाई दे रही हैं, ये उसका एक बेहतर रूप है। और बेकार क्या है, यहाँ पे नीच का कौन होता है, वर्क कौन नहीं कर पाता, थोड़ा डिसअलाइन कौन होता है, केतु। केतु मीन्स चीज़ों का सडन होना, सडनली संबंध खराब हो जाना है, पार्टनर का अनप्रेडिक्टेबल होना। अगर आप इस पॉइंट पे हैं कि आपका पार्टनर आपको थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल दिखाई देता है, रिलेशन थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल दिखाई देता है, सुबह सब कुछ ठीक है बट शाम को सब कुछ फेल हो गया, इस तरह के पैटर्न्स दिखाई देते हैं, या फिर आपकी फैमिली इज़ इन्वॉल्व इन योर मैरिज एंड वो प्रेशर अप कर रहे हैं, केतु प्रेशर का भी दूसरा नाम है, तब मैरिज के लिए थोड़ा ये मुश्किल बन सकता है, साबित हो सकता है, ये हमने देखा। तीसरा, क्या हम बस सेवन्थ हाउस में देखें कि टॉरस है तो ऐसा नहीं, वीनस की दूसरी राशि इज लिब्रा, लिब्रा इज इन यार 12वां भाव। इट मीन्स कि मैरिज को और आपके 12वें भाव को एक ही प्लैनेट रूल करता है, वीनस। इस वजह से 12th हाउस इज ऑल अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस, तो स्कॉर्पियो लगन में आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस देख सकते हैं। 12th हाउस इज ऑल अबाउट फॉरेन, तो कोई फॉरेन कनेक्ट देख सकते हैं आप अपने पार्टनर का। 12th हाउस इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, तो एक रिच क्लास से पर्सन हो सकता है, हार क्लास से पर्सन हो सकता है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस तभी अफोर्ड करने की बात होगी। एंड 12th हाउस से ही हम क्या देखेंगे, 12th हाउस से हम एक तरह की मुक्ति भी देखते हैं। इस वजह से मैं कहूँगा कि स्कॉर्पियो लगन में आपको जनरली मिल जाएगा कि 1 या 2 रिलेशंस फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो 12th हाउस है, मुक्ति, लिबरेट होना, मतलब यहाँ पर व्यक्ति एक बार संबंध में आने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब फील करता है, थोड़ा वरीड फील करता है। इस वजह से संबंध में आना, उससे बाहर निकलना, आना फिर बाहर निकलना, ये पैटर्न टाइप चलता रहता है। एंड 12th हाउस से मैरिज में फिजिकल रिलेशंस आते हैं। इसी वजह से स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए बेसिकली इट इज़ मोर द लव मैरिज अप्रोच, इट इज़ मोर द फिजिकल रिलेशनशिप अप्रोच, इट इज़ मोर की मैरिज इज़ मोर फॉर द शैया सुख जो कहा जाता है, बैड प्लेजर, आई एम ट्राइंग टू प्रोनाउंस इट इन हिंदी, बट इनडायरेक्टली इट इज़ बैड प्लेजर, उसके बारे में ये अधिक बात करता है या अधिक कहता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब आप उसके लुक से सेटिस्फाइड हो सकते हैं, बिहेवियर से सेटिस्फाइड हो सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस से सेटिस्फाइड हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज़ हर एटीट्यूड और योर एटीट्यूड टुवर्ड मैरिज। कभी लगता है करना है, कभी लगता है करना ही नहीं है, और यही प्रॉब्लम है, यही बेसिक स्ट्रगल है
इन दिस होल प्रोसेस। 12वां भाव एक्टिवेट कब होता है? फ्रॉम द लाल किताब पर्सपेक्टिव 29-30। तो आप ये कह सकते हैं कि मैरिज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन 29-30 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, अगर मैरिज नहीं हुई है बाय अर्ली एज 24-25। एंड दूसरी बात, कोर्स 24-25 में कोई रिलेशन देखने को मिलता है, मैरिज होने के चांसेस होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाय नेचर मैरिज इज़ फेवरेबल, 7th में बेनिफिट, 12th में भी बेनिफिट, वीनस। बट अगर 2nd में या फिर 12th में लेट्स से शनि सूर्य बैठ गए, लेट्स से मून सूर्य बैठ गए, अमावस योग लग गया, सेकंड ले सप्तम में आ रही है मिथुन राशि। मिथुन मीन्स मैथन इज बेसिकली फोकस्ड ऑन फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशंस, बेसिक इंस्टिंक्ट है इसका। अब पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव कॉज दिस राशि इज ऑल अबाउट फिजिकल रिलेशन, तो इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशन, वहाँ तो कोई स्ट्रगल होगी नहीं। एंड कॉज दिस राशि इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन भी अच्छा रह सकता है, सोशल मीडिया से कनेक्ट बन सकता है। कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब आसपास से ही कोई संबंध मिल गया, सेम सिटी से कोई संबंध मिल गया, इन सब के चांसेस आपको यहाँ काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है कि हम यहीं तक लिमिट ना करें अपने आप को तो अच्छा है, बिकॉज मिथुन तो आपके सप्तम में आ रही है। अब आपको देखना है कि दूसरी राशि कहाँ आ रही है बुध की, दैट इज इन 10th। इट मीन्स फादर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप। फादर का लिया हुआ हर डिसीजन आपकी मैरिज को, आपके रिलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। आप करियर की तरफ जो भी डिसीजन लेते हैं वो मैरिज को इन्फ्लुएंस करता है। आपकी अदर साइड की अच्छी साइड क्या है कि 6th इन 10th हाउस, इट मीन्स कि मैरिज को एक ड्यूटी की तरह लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, करना है और फैमिली के लिए करना है। तो मैरिज को यहाँ पर जनरली लोग अपनी सोशल इमेज के साथ जोड़ देता है, ठीक है। अपर कल्चर में करेंगे, रिच क्लास में करेंगे, अच्छा फैमिली होना चाहिए, अच्छे इन लॉज होने चाहिए। सो इट इज़ बेसिकली द अरेंज काइंड ऑफ सेटअप वेयर यू आर लुकिंग फॉर सोशल स्टेटस इन द मैरिज, यू और योर फादर दोनों हो सकता है। और नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड है कि कुछ रिलेशंस वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, और उसके पीछे का बेसिक रीज़न यही होता है। आपको सुनने को भी ये मिलेगा कि भैया थोड़ा सोशल जो है ना वो ठीक नहीं लगा, थोड़ा जो है ना मैरिज में वो समाज का इन्वॉल्वमेंट हो गया, थोड़ा वो है ना कि कई बार आप देखते हैं कि कास्ट कल्चर के इश्यूज आ गए, वो हो सकता है। एंड जैसे ही आप अपने रिलेशन को पब्लिक करें या इंगेजमेंट को पब्लिक करें तो ध्यान रखिएगा अपने संबंध का, कॉज जैसे ही आप अपने संबंध को पब्लिक करेंगे, थोड़ा लोगों को उनके बारे में पता लगेगा या जानेंगे लोग उसके बारे में, वैसे ही विल से कि मैरिज में चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल सी होने लगी है या उसमें प्रॉब्लम आने लगी है। मतलब मैरिज का मेन इम्पैक्ट आपकी सोशल इमेज पे है। मैरिज का ट्रिगर हो सकता है कि फादर बहुत मैरिज में इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत बात कर रहे हैं, आप अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हो, करियर को लेके जितना इनसिक्योर हो मैरिज में वो रिफ्लेक्ट करेगा। करियर को लेके इनसिक्योर नहीं हो, वर्क को लेके इनसिक्योर नहीं हो, तो मैरिज में भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और बेसिकली जब भी मैंने ट्रबल देखी है फॉर धनु लगन, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन प्रोफेशन करियर इनसे हुआ है, फादर से हुआ है। मतलब जॉब स्टेबल नहीं है, मेरी नहीं है, पार्टनर की नहीं है, तब ये चीज़ें थोड़ी देखने को मिल सकती हैं। अभी हमने बात करा था मैलेफिक प्लैनेट का, तो मान लो कोई भी मैलेफिक अलाइनमेंट, शनि सूर्य, सूर्य मून, शनि केतु सप्तम में है या 10th हाउस में है, प्रॉब्लम है, ट्रबलसम है, फिर वहाँ क्या करना चाहिए? वेट करके संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज़ माई बेस्ट सजेशन फॉर समवन वॉचिंग फॉर सैज राइजिंग साइन। शुरुआत को देखोगे और भी कुछ समझ पाओगे, अपने ही अनुसार उसको प्रेडिक्ट कर पाओगे। जैसा अभी हमने कहा कि अरेंज जो है प्रोन है, या लव कम अरेंज कह सकते हैं। मतलब परिवार का दखल है, फैमिली का दखल है, समाज का दखल है, सोशल वैल्यूज़ का दखल है, सोसाइटी में इमेज का दखल है। यू और योर फैमिली इज़ टेकिंग इट लाइक भैया अच्छी इमेज बननी चाहिए। दैट्स वॉट द धनु ऑर्गन स्टैंड्स फॉर। अगर यहाँ कैप्रिकॉन हो तो कैप्रिकॉन में 7th में क्या आता है? यू नो इट वेरी वेल। फॉर नंबर मून की कोई दूसरी राशि है नहीं। कैंसर मीन्स मैरिज का पूरा ही ड्रिवन जो है वो होता है इमोशंस के आसपास। द गुड साइड अबाउट मैरिजेस कि वो इमोशंस के ऊपर पूरी डिपेंड करती है। मतलब जब भी मैं कैप्रिकॉन लगन देखता हूँ, मेरा मानना होता है कि आपका पार्टनर थोड़ा जिद्दी हो सकता है क्योंकि उसके पास दूसरी राशि नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, दूसरा कोई राशि नहीं है। और तीसरा ये भी आपको देखने को मिल सकता है दैट ही इज़ समवन जो कि ये चाहता है कि भाई कम से कम मेरे पास काम हो, मैं कम से कम काम करूँ। इस वजह से मेरा मानना है कैप्रिकॉन लगन में ऐसे लोग आप ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, या बिट जिद्दी, या फिर आप कह सकते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तो अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तभी मैरिज में समस्याएँ आपको देखने को मिलेंगी। द गुड साइड इज़ इमोशंस एंड फेयर, लुक फेयर, दिखना अच्छा दिखना, ये सब है, इमोशंस भी है। अच्छी साइड क्या है? कैंसर में कौन उच्च का होता है? जुपिटर, इंटेलेक्चुअल होगा, ठीक है।
थोड़ा हेल्दी हो सकता है। कॉज जुपिटर कोज पावरफुल देव। कौन नीच का होता है? मंगल। इस वजह से मैरिटल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज, बातें चुप जाना, हर्ट हो जाना, फिजिकली हार्मिंग, फिजिकली हर्टिंग संभव है। अब अच्छी साइड आपके पार्टनर में क्या होगी? मतलब सबसे अच्छा पर्सन कौन? जो इंटेलेक्चुअल है, जुपिटर जैसा है। एज अ टीचर, एज अ इंस्टीट्यूटर में कोई टीचर है, कोई एडवाइज़र है, कंसल्टेंट है, बहुत अच्छा है। बैड साइड है मार्शन क्वालिटीज़। अब जिम जाता है, बॉडी बनाता है, बॉडी पे काम कर रहा है, द मोर ही वर्क ऑन दैट, उतना मैरिज में या रिलेशन में ट्रबलसम सिनेरियोज बन सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ममाज बॉय होना, मदर से इन्फ्लुएंस होना, मदर का मैरिज पे इन्फ्लुएंस आना, इट्स नॉट अ बिग डील है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सप्तम में अपोजिट प्लैनेट ना हो, जैसे शनि सूर्य, जैसे सूर्य मून, जैसे शनि केतु, जैसे सूर्य और जैसे मून और केतु अपोजिट प्लैनेट ना हो। अब अगर यहाँ पे अपोजिट प्लैनेट आ गए, थिंग्स आर वर्स, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अगर यहाँ 4 नंबर है और अपोजिट प्लैनेट है तो चीज़ें बिगड़ेंगी। अब मंगल बैठा है, नीच का हो गया तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, डिस्टर्बिंग हो सकती है। और मंगल से आप जानते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया था, मंगल से इमोशनल एब्यूज़ आएगा, शनि से कोल्डनेस आएगी, सूर्य से सेपरेशंस आ सकते हैं। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। शनि है 7th में, कोल्ड हो सकता है पार्टनर। दैट्स व्हाट यू शुड थिंक फ्रॉम हियर। अगर यहाँ पर 11 नंबर है लगन में, राइजिंग इज 11, 7th इज 5, सूर्य की दूसरी कोई राशि नहीं है, 5 नंबर है। 5 नंबर इज ऑल अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव्स लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की राशि है। द गुड साइड अबाउट 5 नंबर इज, कैसे ये काम करती है राशि? एज अ किंग, एज अ लायन, मतलब पूरे जंगल का जो शेर होता है वैसे। मतलब अगर कोई लड़की है उसके लिए 7th में 5 आ रहा है, इट मीन्स योर पार्टनर समवन नॉट ओनली पॉसेसिव बट वांट्स कि आप उसको किंग की तरह ट्रीट करो। दैट्स हाउ इट ऑपरेट। अगर कोई लड़का देख रहा है तो क्वीन की तरह ट्रीट करो, मतलब बहुत हाईली ट्रीट करना समवन किसी को, ये सूर्य की डिमांड है। सेकंड, सूर्य का बेसिक एनिमी कौन है? शनि। तो यहाँ पर मैरिज में सबसे बड़ी ट्रबल कौन क्रिएट करने की कोशिश करेगा? शनि। जैसे मैरिज में समय बहुत लग रहा है, इट इज़ टेकिंग लॉट टाइम, आपकी खुद की चेकलिस्ट बहुत लंबी है। शनि की दूसरी राशि इन द 12th हाउस, 12th इज लॉन्ग डिस्टेंस। तो मेरा आपको क्या कहना होगा कि अपनी चेकलिस्ट को थोड़ा सीमित रखें, पॉइंट को थोड़ा सीमित रखें, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन से बचें, लॉन्ग डिस्टेंस संबंध से बचें, फॉरेन ट्रैवल से बचें, फॉरेन से कोई संबंध आ रहा है उससे बचें। अगर आपके पार्टनर के अंदर ये 2-4 चीज़ें हैं, दैट कि वो फॉरेन रिटर्न है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन रहा है, बहुत एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड है, खर्चा बस उसका पूछो ही मत, या बहुत रिच क्लास से आ रहा है, तो आई से कि थोड़ा यहाँ संभल के चलना, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका कोई ऐसा रिलेशन फेल करा है और किसी ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम आई है जो जिसके अंदर ये एलिमेंट थे जो मैंने अभी बताया है। ये यहाँ पे बेसिकली ट्रबल है। 5 नंबर को नवमांश में देखो कि मैरिज के बाद क्या बदल सकता है। अगर 5 नंबर इज इन 2nd हाउस, क्या पैसा, करियर, वहाँ पे बड़े चेंजेस आएंगे। 5 नंबर इन द 9th हाउस, तो भाग्य ही पूरा बदल जाएगा। 5 नंबर इज इन द अष्टम भाव, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये सेकंड तरीका। और तीसरा, 7th हाउस में प्लैनेट कैसे आ रहे हैं? शनि सूर्य है, सूर्य मून है, शनि सूर्य है, मतलब प्लैनेट अगर वो अपोजिट कैंप के प्लैनेट हैं तब ट्रबल है, नहीं तो 5 नंबर से जनरली आपको ऐसा संबंध मिलता है जिससे कि आपका सोशल स्टेटस बढ़े। मतलब पार्टनर अच्छी फॉर्म में काम करता है, अच्छा ऑफिस में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, कुछ ऐसा है जिससे कि आपका सोशल स्टेटस ऊपर जा रहा है या बढ़ रहा है। कुछ ऐसे ट्रिगर होते हैं जिसमें मैरिज नहीं करनी चाहिए। आई विल नॉट एक्सप्लेन इन दिस सेशन, बहुत लंबा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, बट नेक्स्ट में आई ट्राई टू डू, तो कमेंट में मेंशन करिएगा ताकि हमें फॉर नेक्स्ट वो याद रहे। बात करते हैं फॉर मीन लगन। तो मीन के लिए देखिए सप्तम में आती है कन्या राशि। कन्या एक ऐसी राशि है जो ओवर एनालिटिकल है। आप मैरिज को मैरिज की तरह नहीं देखते, पूरा उसका पोस्टमार्टम करके रख देते हो। मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी डिटेल आपको अपनी मैरिज या स्पाउस के बारे में जाननी है। ओवर एनालिटिकल होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल हो जाना, मैरिज को लेके बहुत प्रैक्टिकल होना, बहुत बड़ी चेकलिस्ट होना। बुध यहाँ उच्च का होगा, कम्युनिकेशन ठीक है, बिजनेस ठीक है, फाइनेंशियली ठीक है। शुक्र यहाँ नीच का होगा, वो जो नेचुरल स्पार्क है या कनेक्ट है वो थोड़ा मिसिंग लग सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बुध की दूसरी राशि है कहाँ पर? आपके चौथे भाव में। इट मीन्स कि मदर का मैरिज में सीधा दखल है। चौथा भाव आपका दिल है, लव मैरिज के चांसेस दिखाता है। चौथा भाव आपका कंफर्ट है, आप उसी मैरिज में उसी संबंध में जाना चाहते हो जहाँ आप कंफर्ट फील करते हो। आपको लगता है इस व्यक्ति के साथ मैं कंफर्ट में हूँ, ठीक है।
अगर कंफर्ट नहीं है, चाहे वो अरबपति क्यों ना हो, आई डोंट वांट हिम। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपका घर है, घर के आसपास कोई संबंध मिलना। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपकी मदर है, मदर कहीं से कोई संबंध ले आए। फोर्थ हाउस क्या है? प्रॉपर्टी मैटर्स है, एसेट्स है। आपने जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, मदर की लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, वैसे ही आप देखेंगे बड़े चेंजेस, या वैसे ही उसी समय कहीं ना कहीं मैरिज के भी चांसेस बन सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल हो रही हैं। ओवरऑल मैरिज इज़ बेनिफिक, बिकॉज बेनिफिक प्लानट देयर। अच्छी बात यह है कि मैरिज में प्रैक्टिकल होकर चलता है व्यक्ति, और बुरी बात यह है कि यहाँ पर डिवोर्स के, सेपरेशन के कुछ चांसेस रहते हैं। कुछ कब बनते हैं? जब आपके चौथे भाव में या सप्तम भाव में मैलेफिक प्लैनेट हैं, जो मैंने शुरू में बताए हैं। आई विल नॉट रिपीट दैम हियर। बट अगर कोई बैड कंजंक्शन है, जैसे शनि सूर्य, सूर्य मून, शनि केतु, मून केतु, जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन करें, अगर वो बैड कंजंक्शंस यहाँ पर हैं, तो फिर वो मैरिज में डिवोर्स, सेपरेशन या दूरी, डिस्टेंस बना देते हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव फॉर दिस सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लेट अस नो गाइस, और एक कमेंट, रिप्लाई, लाइक, सपोर्ट करो दोस्तों। तभी हम ऐसी यूनिक चीज़ें लेके आते हैं। इस सेशन को बनाने में इतना समय लगता है, इट टेक्स लॉट टाइम। अगर आपको पसंद आता है, जस्ट लेट अस नो एंड इन टच, कनेक्टेड रहो।